हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम लोगों ने देखा था कि कैसे नेचर कुछ पर्टिकुलर मेटल आयन को सेलेक्ट करता है या कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन अबंडेंस या डिपेंडिंग अपॉन उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पर, राइट। तो हमने उसमें एक चीज़ देखा था ये कि जो आयरन है या फिर कॉपर है या जिंक है, मेनली इन सब मेटल को जो है वो ज़्यादा स्टोर करता है कंपेरिजन टू अदर ट्रांजिशन मेटल्स के। हमने ये भी देखा था कि हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर बल्क एलिमेंट्स हैं उनमें से बल्क एलिमेंट्स में 11 एलिमेंट्स में से जो 4 मेजर एलिमेंट्स हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने आपको ये भी समझाया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होने का रीज़न ये भी है कि सी वाटर में जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो एटम परसेंटेज है वो लगभग सिमिलर है हमारी ह्यूमन बॉडी के। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ एबंडेंस ज़्यादा रही होगी, इसलिए हमारी बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा। बाकी कई सारी और चीज़ें हैं जो कि डिसाइड करते हैं, जैसे हमने इनसॉल्युबिलिटी का फैक्टर डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि कुछ में स्पेसिफिक बिहेवियर है इसलिए सेलेक्ट किया था, राइट। नेचुरल एबंडेंस की बात हम लोग कर चुके थे। कुछ में हमने ये भी देखा था कि एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने बात किया था सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में, हमने उसमें क्या देखा था सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में कि जैसे मैग्नीज है, आयरन है, ये पहले प्रोकैरियोट्स में था, लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स की बात करोगे तो अभी जो यूकैरियोट्स में सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है उसमें कॉपर और जिंक है। मैंने रीज़न आपको बताया था कि जो मैग्नीज और आयरन है वो उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। सिंपल सी बात है, अगर स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर हमारा O2 के कंट्रोल में आया, मतलब एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर का जो बिहेवियर है वो ऑक्सीडाइजिंग हुआ, वैसे वैसे मैग्नीज और आयरन के जो कॉम्प्लेक्सेस थे, हमेशा याद रखो मैग्नीज आयरन आर मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट। दे आर मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कॉपर। अब इसीलिए जब ज़्यादा एरोबिक हो गया एटमॉस्फेयर, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज था या आयरन सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज था, वो जो एंजाइम थे वो क्या होने लगे, लेस स्टेबल। इसीलिए स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए नेचर ने एवोल्यूशन नया अडॉप्टेशन किया। उस नए अडॉप्टेशन में उन्होंने क्या किया कि जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज को सेलेक्ट किया उसमें कॉपर लिया और साथ में जिंक क्यों लिया, रीजन उसका ये था कि बाकी लोग क्या हो रहे थे, अनस्टेबल। तो जिंक सिंपली क्या करता है, वहाँ पूरे के पूरे सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हमने ये देखा था कि नेचर कैसे डिपेंडिंग अपॉन एनवायरनमेंट, कैसे डिपेंडिंग अपॉन इनसॉल्युबिलिटी, कैसे डिपेंडिंग अपॉन अबंडेंस, वो इन सब फैक्टर को इन सारे फैक्टर्स को देख के जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में कौन से एलिमेंट की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा होगी, कौन से एलिमेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम होगी, वो सिलेक्ट करता है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि जो मेटल आयंस हमारी बॉडी में हैं, स्पेशली मेटल आयंस की बात करेंगे हम लोग, जो मेटल आयंस हमारी बॉडी में हैं उनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती होगी। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें कम है, कुछ मेटल आयन ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है। तो पहला सवाल यही कि कुछ की रिक्वायरमेंट हमें कम क्यों है, कुछ की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा क्यों है। फिर एक चीज़ हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने कंसंट्रेशन का कंपैरिजन किया था। हमने किया था कि सी वाटर में, पहली क्लास में सी वाटर में और अगर ह्यूमन प्लाज्मा में हमने देखा था आयरन की कंसंट्रेशन। तो सी वाटर में आयरन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है जबकि ह्यूमन प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा थी। इसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। सेम इसी तरह हमने आयरन के साथ जिंक और कॉपर की कंसंट्रेशन को भी कंपेयर किया था। वो भी सी वाटर में क्या था, कम था, लेकिन ह्यूमन प्लाज्मा में क्या था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन मेनली अगर देखो तो सबसे ज़्यादा जो चेंज दिख रहा था वो दिख रहा था आयरन में। ह्यूमन जो सी वाटर में कंसंट्रेशन था नियर अबाउट था वो 2 × 10⁻⁸ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि अगर वो ह्यूमन बॉडी में देखो या ह्यूमन प्लाज्मा में देखो तो लगभग था वो अप्रॉक्सीमेटली था 222 × 10⁻⁸ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। इतना इसका सिंपल से मतलब ये हुआ कि आप 2 कहाँ है, सी वाटर में, मतलब 2 × 10⁻⁸ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इतना था सी वाटर में, और ह्यूमन प्लाज्मा में इतना है। अब खुद से सोचो, आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारे अंदर उसी हिसाब से कंसंट्रेशन ज़्यादा है जैसे सी वाटर में था। लेकिन आयरन की बात देखो तो आयरन तो बिल्कुल अलग है, मतलब जितना सी वाटर में आयरन है, जितना सी वाटर में आयरन की कंसंट्रेशन है, ह्यूमन बॉडी में वो कंसंट्रेशन तो कितना, 2 का अगर आप कंपेरिजन करो तो 1100 टाइम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इससे 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप। पहला कंक्लूजन तो ये निकाल सकते हैं
कि हमें आयरन की ज़रूरत ज़्यादा है। ये सिंपल सी बात है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन आया है तो उसका पहला रीज़न तो ये पॉसिबल है ना कि बी रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन, सॉरी बी रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ द आयरन। इसका मतलब ये हुआ कि मोर नीड ऑफ आयरन, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है, अब अगर आयरन की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है तो दूसरा सवाल ये उठता कि आयरन के पास ऐसा है क्या, बाकी मेटल क्यों नहीं आ गए, बाकी कंसंट्रेशन तो ज़्यादा, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की हमने कंपेयर करके देखा था, उनकी कंसंट्रेशन इससे बहुत ज़्यादा थी, उसको क्यों नहीं अडॉप्ट कर लिया गया। इसका मतलब है कि आयरन के पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर होगा। सिंपल से मतलब है अडॉप्टेशन अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ आयरन, कुछ ना कुछ तो होगा आयरन। और एक चीज़ देखो, एक चीज़, एक कंक्लूजन इससे और निकाल सकते हो कि अगर ये इतनी कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, इसमें इतनी कंसंट्रेशन कम है, तो इतनी कंसंट्रेशन कैसे बड़ी होगी। जो चीज़ बाहर बिल्कुल नहीं है, जो बाहर सिस्टम में बिल्कुल नहीं है और हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, इसका मतलब कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म ज़रूर होगी। इफेक्टिव मैकेनिज्म होगी तभी तो यहाँ से पकड़ के ला के यहाँ लाता होगा। बात ह्यूमन बॉडी की नहीं, बात लोअर ऑर्गेनिज्म की बात मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं लाता होता तो हमारे अंदर इतनी कंसंट्रेशन ज़्यादा कैसे होती, राइट। इसका सिंपल से मतलब हुआ देयर मस्ट बी स्पेसिफिक मैकेनिज्म, राइट, या स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन, राइट। स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरन ट्रांसपोर्ट, नहीं तो इतनी कंसंट्रेशन बढ़ ही नहीं सकती है, राइट। तो ये तीन सवाल आपके मन में आने चाहिए कि इसका मतलब है कि जब भी आयरन का स्टोरेज या ट्रांसफ़र की बात होगी, इसका मतलब सिंपल है कि वहाँ पर जो है आयरन ज़्यादा क्यों लिया गया, इसका मतलब है कि हमें नीड ज़्यादा होगी। फिर दूसरा सवाल, आखिर इसकी नीड ज़्यादा क्यों है, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर होगा, हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर इतनी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब देयर शुड बी सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर आयरन, नॉट फॉर ऑल, बिकॉज और की कंसंट्रेशन कम है, मतलब और की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, और की रिक्वायरमेंट हमें कम है, आयरन की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है। जिसकी रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होगी उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन या स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम होने चाहिए, और नेचर यही करता है, ऐसे सिस्टम को डेवलप करेगा, राइट। और लेकिन हाँ, ज़रूरी ये है कि आयरन में ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो बाकी लोगों में नहीं है, तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन चीज़ों से आपको चीज़ और क्लियर हो जाएगी, वो क्या क्लियर हो जाएगी कि आयरन जो है, आयरन के लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारे पास है, या आयरन के लिए जो स्पेसिफिक स्टोरेज सिस्टम है वो बाकी के लिए नहीं है। जिंक मेटल आयन के लिए ऐसा नहीं है, कॉपर के लिए ऐसा इतना स्पेसिफिक नहीं है, सेलोप्लाज्मिन है बट उतना स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर आप मोलिब्डेनम की बात करो, वेनेडियम की बात करो या क्रोमियम की बात होती है, ये लोग नॉर्मल कंपाउंड के फॉर्म में ब्लड फार्मूला से एक जगह से उस जगह ट्रेवल करते हैं। आयरन के साथ ऐसा नहीं है, आयरन जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिस्टम है, तो हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। देखो, पहले तो हमें ये समझना है, अच्छा एक चीज़ यहाँ से और हम कर सकते हैं, खुद से सोचो आप कि अगर आयरन की कंसंट्रेशन इतनी है 2 × 10⁻⁸ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हमें बॉडी में आयरन ज़्यादा चाहिए तभी हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन बॉडी में है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कैसी भी सप्लाई देंगे हिसाब से तो इतनी कंसंट्रेशन या ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयरन तो हम अपने अंदर, ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयरन तो किसी पर्टिकुलर टाइप जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम दे भी तो नहीं सकते। मतलब मेरा ये है कि मान लो हमें आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो है आयरन तुरंत ले लिए, उसके बाद खा लिए, उसके बाद पूरी हमारी आयरन की वो जो है कमी डिफिशियंसी पूरी हो गई। क्यों? वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो बाहर इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन है क्या है, बहुत कम। इसका मतलब हमें आयरन को अपने अंदर स्टोर करके भी रखना होगा, क्योंकि हमें जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो उतना आयरन हम बाहर से ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते एक साथ? बिकॉज बाहर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है नहीं। इसका सिंपल से मतलब है देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन स्टोरेज प्रोटीन। तो समझने की कोशिश करो, आयरन का बिहेवियर इतना, आयरन के लिए इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों है, क्यों आयरन की स्टोरेज प्रोटीन के बारे में हम पढ़ते हैं, क्यों आयरन की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, जबकि बाकी सिस्टम जो हैं, बाकी मेटल आयंस, जिंक भी है, कॉपर भी है, मोलिब्डेनम भी है, क्रोमियम भी है, वेनेडियम भी है, राइट। इनके सब के बारे में इतना हमें ना तो नॉलेज है ना तो इतना हमने स्टडी किया। उसका रीज़न यही है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है।
बाहर कंसंट्रेशन कम है, इतनी हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए, तो इसका मतलब स्टोर करके रखना होगा। फिर हमें ये भी एक चीज़ पढ़ना है इसमें कि आयरन के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जिसकी वजह से बॉडी की नीड ज़्यादा है। फिर हमें ये भी पढ़ना है कि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम या स्टोरेज सिस्टम होगा, राइट। तो आपको मैं एक एक चीज़ करके समझाता हूँ। शुरू करते हैं हम लोग इसके बारे में। देखो, लिखते हैं हम लोग, पहले एक चीज़ समझो। देखो यहाँ हम लिखते हैं मेटल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो एक सिंपल सी बात है। पहला सवाल ये कि कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम अपने अंदर किसी भी मेटल को स्टोर क्यों करता होगा। उसके दो रीज़न हैं, राइट। कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम अपने अंदर ट्रांजिशन मेटल को स्टोर क्यों करता होगा। पहला रीज़न तो ये है या उसके पास स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिस्टम ऐसा होता होगा जो कि आयरन को ले लो या कॉपर को ले लो या जिंक को ले लो या ट्रांजिशन मेटल आयन को स्टोर करता होगा। उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि जब हमें रिक्वायरमेंट हो ट्रांजिशन मेटल आयन की बॉडी में, किसी एक्टिव मेटल सेंटर पे या किसी मेटेलोपोरफायरिन सेंटर में, तो हम वहाँ से आयरन को ले जाके उस जगह पे सप्लाई करते हैं जहाँ पे आयरन की रिक्वायरमेंट है, मतलब नीड को हम लोग बैलेंस कर दें। सेकेंड ये भी है कि मान लो बॉडी में वो पर्टिकुलर आयन एक्सेस हो गया। अगर आयन एक्सेस हो गया और अगर आयन एक्सेस होगा तो क्या करेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ साइड रिएक्शन जनरेट करेगा, दैट कैन हैम्पर द एक्टिविटी ऑफ मेनी काइंड ऑफ एंजाइम्स। तो हमें क्या करना है, उस आयरन को भी स्टोर करके, उस आयरन को भी अलग करके रखना है। तो दो काम है, एक तो जब ज़रूरत हो तो सप्लाई कर दो, दूसरी क्या है जब एक्सेस ज़्यादा कहीं हो जाए, किसी वजह से एक्सेस हो जाए तो क्या करो, उसको बचा के रखो जिससे वो बाकी प्रॉब्लम क्रिएट ना करने पाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस कर दोगे तो काम करेगा, नहीं। एक लिमिटेड अमाउंट तक वो स्टोर कर सकता है, लिमिटेड अमाउंट तक एक्सेस को रोक सकता है। तो दो तरह से काम करता है ये। पहला वर्क क्या है, टू प्रोवाइड appropriate concentration of transition metal ion when they are required for metalloproteins, राइट। और दूसरा ये है कि उसको प्रोटेक्ट भी करेगा ऑर्गेनिज्म को मेटल की एक्सेस से भी। टू प्रोवाइड या टू प्रोटेक्ट organism from toxicity created by metal excess। लेकिन ध्यान रखना अप टू अ सर्टेन लेवल, राइट, अप टू अ सर्टेन लेवल। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो ऐसा करेगा, ठीक है। तो दो काम करेगा, एक प्रोटेक्शन का काम करेगा, दूसरा जब नीड होगी तो उसको सप्लाई करेगा। इसका दो काम है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो बायोलॉजी में हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल आयन है उनमें इनका कंसंट्रेशन क्या है। तो देखो यहाँ लिख देते हैं पहले, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, या ऐसे लिख सकते हो आप, अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, या इन बायोलॉजिकल सिस्टम लिखते हैं पहले, ठीक है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो मेनली ज़्यादातर एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर जो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम है उनमें सब में एक सबसे कॉमन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है जो सबसे ज़्यादा है, वो है आयरन। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा, जैसे अगर हम आयरन है, उसके बाद जिंक है, फिर कॉपर है, राइट, उसके बाद बाकी मेटल हैं। तो ये तीनों मेन हैं। मतलब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, जैसे हम ह्यूमन ब्लड में लिख देता हूँ मैं ह्यूमन बॉडी की बात, राइट, तो आपको उसमें ज़्यादा आयरन मिलेगा, सेकंड नंबर पे जिंक मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, कॉपर। तो पहला सवाल ये, आयरन क्यों ज़्यादा है, बाकी सब कम क्यों है, राइट। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं।
आयरन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। और तो हम पढ़ेंगे कि पहले ये हम पढ़ लेते हैं कि आयरन जो है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्यों है बाकी के कंपैरिजन में। फिर हम देखेंगे कि आयरन अगर सबसे ज़्यादा हुआ तो बाहर उसका कंसंट्रेशन कितना है। अगर उसका बाहर कंसंट्रेशन बहुत कम है तो हमारी बॉडी के अंदर अगर इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है या हमें आयरन की ज़्यादा नीड है, तो फिर इसका मतलब हमें एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए, स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन होना चाहिए जिससे हम आयरन को स्टोर कर पाएँ और जब भी ज़रूरत पड़े बॉडी में, जहाँ भी नीड पड़े आयरन की, जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो आयरन की, वहाँ पे आयरन को सप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ iron that makes it more essential, that is more amount in biological system। अब ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि आयरन ज़्यादा क्यों है। ठीक है, देखो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा ना, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में पढ़ते हो या फिर आप फेरिटिन और ट्रांसफेरिंग बारे में पढ़ते हो, लेकिन बाकी ऐसी प्रोटीन नहीं पढ़ते हो, राइट। देखो तो पहली प्रॉपर्टी ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो ये है, आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा है नेचर में। क्यों? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि होल अर्थ की अगर बात करो तो आयरन जो है वो लगभग उसका 1.0 बाई वेट अगर बात करो, पूरी होल पृथ्वी, पूरी अर्थ की अगर आप बात करो तो उसमें नियर अबाउट 35% आयरन है। इसका मतलब सिंपल है कि आयरन के अबंडेंस बाकी ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में, बाकी ट्रांजिशन मेटल छोड़ो, बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी अर्थ की बात कर रहा हूँ, राइट। मतलब इसमें लिथोस्फेयर भी आ जाएगा, हाइड्रोस्फेयर भी आ जाएगा और एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा उसमें। तो इसका सिंपल से मतलब पहला रीजन क्या है, मोर abundance ऑफ आयरन। अब ज़्यादा एबंडेंस होगी तो जरूरत ज़्यादा एबंडेंस होगी, इसका मतलब अगर ज़्यादा एबंडेंस, जनरली ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू, बट जनरली ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा एबंडेंस होता है वो हमारी बॉडी वैसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लेती है, राइट। सेकेंड देखो ध्यान से, आयरन के पास दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +2 और +3। +2 का +3 में कन्वर्जन और +3 का +2 में कन्वर्जन क्या होता है, ईजी होता है। तो यहाँ पे लिख सकता है 2 फैसाइल ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 फैसाइल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +2 एंड +3। और देखो अच्छा, इससे क्या फ़ायदा है, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई सिस्टम रेडॉक्स एक्टिव है और जिसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इजीली इंटर कन्वर्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मेटल आयन को हम रेडॉक्स एक्टिव सेंटर पे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, जहाँ पर किसी ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पर ईजिली इसको ला सकते हैं। यही तो मतलब हुआ। और एंजाइम यही तो करता है, या बहुत सारी मेटलो प्रोटीन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम करती हैं, जैसे आयरन सल्फर हो गया, साइटोक्रोम्स हो गया, वहाँ पे ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। दूसरा जैसे हम हीमोग्लोबिन की बात कर लें तो वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, मायोग्लोबिन का काम सेम यही है, हीमेरथिन का काम सेम यही है, कैटलेज पेरोक्सिडेज या साइटोक्रोम P450, राइट, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इनका सबका काम क्या है, ये यही सब तो करते हैं। सब में आयरन सेंटर है, एक सिस्टम को ऐड करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे या फिर किसी सबस्ट्रेट को वो ग्रुप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब सिंपल सी बात है, कोई चीज़ पहले ऐड होगा फिर उसके बाद जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज होगा ना, मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज होना चाहिए वो ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर ईजिली एक्सेसिबल नहीं हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि रेट स्लो रहेगी, या कहने का मतलब रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं होगी, उतनी एफिशिएंट नहीं होगी, तो ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए उतना अच्छा नहीं है। आयरन केस में क्या है, इसके पास दो फैसाइल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +2 +3, जो कि ईजिली एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। और तीसरा सुनो, देखो आयरन +3 और आयरन +2 ये दोनों के दोनों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, राइट, विद मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स, राइट। जैसे ऑक्सीजन डोनर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्साइड हो गया, राइट, इनके सबके क्या बनाते हैं जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स बनेगा
वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, वो ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है? देखो इससे क्या फ़ायदा है। इससे फ़ायदा ये है कि अगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ध्यान से सुनो, अगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों में +2 में बना लेते हैं, +3 बना सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस है क्या है, ये दे आर हाईली लेबाइल। और हाईली लेवल का मतलब समझ रहे हो आप? हाईली लेवल का मतलब ये हुआ किसी भी सिस्टम को जल्दी से जोड़ेंगे, जल्दी से उसको हटा देंगे, राइट। इसका मतलब इनकी असेंबली डिसेंबली क्या होगी? फास्ट। अब समझो इसका, देखो इसका एग्जांपल समझो। देखो जो फेरिटिन है, एपोफेरिटिन है, जो फेरिटिन होता है या ट्रांसफेरिन होता है, उनमें भी जो आयरन है +3 में है, उनमें भी आयरन +3 में होता है, उनमें भी आयरन ऑक्टाहेड्रल होता है, उनमें भी आयरन हाई स्पिन होता है। हमेशा ध्यान रखो, आयरन +3 ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन हाईली लेबाइल। इसीलिए जब बॉडी को आयरन की ज़रूरत होती है, फेरिटिन से तुरंत ही आयरन ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफेरिन जल्दी से लेकर चला जाता है, और जब वहाँ पहुँचता है उसको रिलीज़ करना होता है, क्योंकि हाई स्पिन सिस्टम है, और हाई स्पिन सिस्टम क्या होता है? लेबाइल, इसलिए जल्दी से ड्रॉप कर देता है। अगर मान लो वो हाई स्पिन नहीं होता, लो स्पिन होता, और लो स्पिन सिस्टम जनरली मोर इनर्ट होते हैं कंपेरिजन टू इनके। अगर वो इनर्ट होंगे तो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि वो आयरन जल्दी से फेरिटिन से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ से जाने की रेट क्या होगी? स्लो। और अगर ट्रांसफेरिन जहाँ पे आयरन लेके जाना है किसी भी सिस्टम को, वहाँ पे जल्दी से वो रिलीज़ नहीं करेगा, इसका मतलब आयरन की डिलीवरी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अब अगर हम कोई दूसरा ऐसा मेटल आयन ले लेते हैं जो कि इनर्ट कंडीशन शो करता है, तो वहाँ मेटल आयन की सप्लाई क्या हो जाएगी? डिले, राइट। अगर सप्लाई डिले हो गई, इसका सिंपल सा मतलब है बॉडी को जल्दी से वो मिलेगा ही नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट जल्दी से कंप्लीट होगी ही नहीं। तो इससे फ़ायदा ये है काइनेटिक लेबाइल से कि ये इससे रैपिड असेंबली हो सकती है, जल्दी से ये लोग जुड़ सकते हैं या ऐड हो सकते हैं किसी में, एंड रैपिड डिसअसेंबली भी हो सकती है। और ये ज़रूरी है, राइट, ये ज़रूरी है बॉडी में रिएक्शन की, किसी भी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। अगर मान लो ये लेबाइल होता, तो जो ऐड करने का है, किसी को जोड़ने का है किसी भी सिस्टम पे, या किसी को निकालने का, वो क्या होता है? स्लो। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती? स्लो होती। स्लो होने का मतलब है एनर्जी प्रोडक्शन स्लो होता है। इसका मतलब बॉडी को जो नीड है वो नीड हमें नहीं मिल पाती। इसलिए इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि ये लोग जल्दी से किसी को ऐड करेंगे, जल्दी से किसी को निकाल देंगे, राइट। जो कि बेसिकली ज़रूरी किसके लिए? एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, राइट। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट फॉर एंजाइमेटिक, एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, राइट। अच्छा, आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ जो है हाई स्पिन बनाते हैं। अब जैसे देखो, आयरन 2+ है, आयरन 3+, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं विद पोरफायरिन, पोरफायरिन एंड एक्सियल लिगेंड्स, राइट। मतलब ये हाई स्पिन बनाते हैं जिससे स्पीड जल्दी से सबस्ट्रेट को ऐड करना, जल्दी सबस्ट्रेट को निकालना, या खुद में एक्युमुलेट हो जाना, खुद से हट जाना, खुद से जुड़ जाना, वो जरूरी है। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए। एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है ऐसा, और दूसरा ज़रूरी है जब आप ट्रांसफ़र करते हो आयरन का या स्टोर करते हो। अगर स्टोर आपने किया है, स्टोर किया है आपने, तो अगर उसकी जरूरत बॉडी में मान लो आयरन की ज़रूरत है, तो वहाँ से हमें ले जाना होगा। तो जब जल्दी से वहाँ से निकलेगा नहीं आयरन, तो आप सप्लाई कैसे करोगे? जल्दी से तो तभी निकलेगा ना जब अपने लिगेंड्स को हटा देगा वो। और लिगेंड्स को जल्दी से कौन हटा देता है? लिगेंड को जल्दी से वही एक्सचेंज करता है जो लेबाइल होता है। इसलिए लेबाइल होना ज़रूरी है। लेबाइल होने के लिए इसके पास जो सर चाहिए वो इसके पास है, हाई स्पिन। ये भी हाई स्पिन, ये भी ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? हाई स्पिन। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई स्पिन बनाता है, ये लो स्पिन भी बनाता है। देखो यहाँ पे, जैसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा पोरफायरिन के साथ और एक्सियल लिगेंड के साथ। कहाँ? इसका एग्जांपल देखो, साइटोक्रोम्स। अच्छा, यहाँ ज़रूरत क्यों है? साइटोक्रोम्स बेसिकली किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, राइट। और अगर आयरन 2+ लो स्पिन हुआ, तो इसका मतलब सिंपल क्या है? D6 T2G6 EG0। आयरन 3+ भी लो स्पिन हुआ, T2G5 EG0, राइट। ये भी लो स्पिन, ये भी लो स्पिन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ। कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? T2G। कौन सी ऑर्बिटल में जाना है? T2G। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा,
पाई स्टार से पाई स्टार हो रहा है, सेम सिमेट्री की ऑर्बिटल है, सेम सिमेट्री ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होगा? फास्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए जो स्पिन स्टेट चाहिए वो भी दे सकते हैं ये, मतलब ये लो स्पिन भी बना सकते हैं। बाकी अदर जो एक्टिविटीज़ के लिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की रिक्वायरमेंट है ये वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब इनके पास वो सारे लक्षण हैं जो कि बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है, इसलिए नेचर ने आयरन को सेलेक्ट किया। पहला रीजन, एक तो ये लोग ज़्यादा हैं, दूसरा है ईजिली एक्सेसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तीसरा लोग हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दोनों बना सकते हैं, जो कि जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वहाँ इनके पास वो सिस्टम अवेलेबल है। एक चीज़ और है, जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ E0 आयरन 3, ये वैल्यू को आप लिगैंड को चेंज करके, राइट, लिगैंड को अगर आप बदल दो तो ये वैल्यूज आप बदल सकते हो। आप कोऑर्डिनेशन नंबर को बदल दो तो ये वैल्यूज आप बदल सकते हो। और ये वैल्यू ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में पॉसिबल है, ये बहुत सारे मेटल में पॉसिबल है, लेकिन आयरन के पास इसका वेरिएशन ज़्यादा है। मतलब ये है कि अगर आप पास कोई मेटल सेंटर है, वहाँ पे आप ऑक्टाहेड्रल लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है वो चेंज होंगी। सिंपल ही बात, ज्योमेट्री चेंज होती है तो सब चेंज होती है, राइट। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। वैसे आयरन के केस में क्या, आयरन में भी ऐसा होता है, लेकिन कंपैरिजन टू अदर्स आयरन में जो डिफरेंट काइंड ऑफ रिडॉक्स कपल्स हैं, जो वेरिएशन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मान लो अगर आयरन में आप लगाते हो साइटोक्रोम तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, आयरन में आप लगाते हो सल्फर तो नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू में भी एक आयरन लगाते हो, 2 आयरन लगाते हो, 4 आयरन लगाते हो, मतलब रुब्रेडॉक्सिन है, फेरोडॉक्सिन है, या फिर आपका हिपिप है, इस पे डिपेंड करता है वो बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो वो कर करके वो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, इसका सिंपल सा मतलब है आयरन हैज़ लार्ज रिपोजिटरी of redox potential that can be changed by, that can be modified by, ligands। मतलब ये है कि अगर आप आयरन में अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, अलग अलग ज्योमेट्री क्रिएट करते हो, तो आपको ढेर सारे रिडक्शन पोटेंशियल के वेरिएशन मिलेंगे। तो उसका फायदा क्या होगा, देखो भी डेटा लिखने के बाद मैं आपको समझा दूंगा इसको क्या फायदा है, बाकी में ऐसा नहीं है। तो आयरन से क्या फायदा है, देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ मैं, प्रोटीन, यहाँ लिखता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज, देखो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर आयरन 3+ एक्वस, ये हमारे पास सिस्टम है। इसके केस में लिखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल आता है लगभग 0.77 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन 3+ एक्वस है, जब उसको आप आयरन 2+ में करते हो ना, तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है प्लस 0.77 वोल्ट, ये मतलब है, ठीक है। अब अगर यहीं पे आप साइटोक्रोम ए कर दो, ये वैल्यू आपकी लगभग हो जाती है 0. एक चलिए यहाँ पे मिली वोल्ट में लिख लेते हैं इधर, तो आप लिखने में आसानी होगी। मिली वोल्ट 770, ये आपका लगभग होता है 390। यहीं पे अगर हम दूसरी प्रोटीन ले लें हिपिप, इसमें लगभग होता है 350। यहीं पे अगर हम ले लें साइटोक्रोम सी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 250, राइट। यहीं पे अगर हम ले लें फेरेडॉक्सिन, या मैं रुब्रेडॉक्सिन लिखता हूँ, रुब्रेडॉक्सिन, उसके लिए होता है -60। नीचे और लिख सकते हो एक फेरेडॉक्सिन, अप्रॉक्सीमेटली फेरेडॉक्सिन में लिख सकते हैं -230, मतलब 230 -230 मिलीवोल्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने सारे नहीं लिखे, मैंने कुछ लिखे एग्जांपल यहाँ पे। इसका मतलब ये है, देखो ये लोग कैसे नेचर के हैं, ये लोग प्लस प्लस प्लस, कैसा है ये, ऑक्सीडाइजिंग,
ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इनका, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग होता है, राइट। यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, ये रिड्यूसिंग नेचर का है। समझने की कोशिश करो, देखो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हो, आयरन को आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हो, वो भी एक लॉन्ग रेंज में। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटी सी रेंज में, मैंने तो आपको थोड़े से एग्जांपल लिखे हैं, लेकिन आप आयरन को इस रेंज को बढ़ा भी सकते हो बाय चेंजिंग। देखो यहाँ पे देखो 390 मिली वोल्ट है, 350 मिली वोल्ट है, 250 मिली वोल्ट है। फिर जैसे हमने रुब्रेडॉक्सिन लिया -60 हो गया, हमने फेरेडॉक्सिन लिया -230 हो गया। इनमें भी ढेर सारे वेरिएशंस हैं, 400 -400 इवन -700 तक जाता है ये, मतलब +770 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट तक। मतलब सोचो इतने हाई ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर से इतना हाई रिड्यूसिंग बिहेवियर, मतलब ये हुआ कि आयरन को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हो बायोलॉजिकल सिस्टम में, आयरन को आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हो बायोलॉजिकल सिस्टम में। ये बिहेवियर आपको बाकी मेटल्स में कम देखने को मिलेगा। ये बिहेवियर आप बाकी मेटल्स में, जो अदर काइंड ऑफ मेटल्स है, जैसे कॉपर का एग्जांपल है, तो कॉपर में इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जहाँ पे रिड्यूसिंग की ज़रूरत है वहाँ भी आयरन यूज कर सकते हो, जहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है वहाँ भी आयरन को यूज कर सकते हो। बाकी मेटल के साथ ऐसा नहीं है, बाकी मेटल में इतना वेरिएशन नहीं है, इसलिए आयरन जो है वो ज़्यादा सुटेबल है। इसलिए हमारी बॉडी में आयरन क्या है, ज़्यादा है, राइट। क्योंकि आयरन ऐसे बहुत सारे काम कर सकता है जो बाकी मेटल्स नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको समझाया, एबंडेंस ज़्यादा है इसलिए कॉमन है, इजीली एक्सेसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए कॉमन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है तो लेबाइल होगा तो जल्दी से किसी को ऐड कर लेगा, जल्दी से किसी को निकाल देगा। तो ये प्रॉपर्टी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी ज़रूरी है, ये प्रॉपर्टी मेटल ट्रांसफ़र के लिए भी ज़रूरी है, ये प्रॉपर्टी मेटल स्टोरेज के लिए भी ज़रूरी है, जिससे जल्दी से स्टोर भी हो जाए, जल्दी से बाहर भी निकल जाए। फिर हमने कहा ये लो स्पिन भी बना सकता है। लो स्पिन कहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ पर एटम को ट्रांसफ़र नहीं करना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जहाँ पे किया, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा साइटोक्रोम्स के केस में, साइटोक्रोम्स हमने देखा कि T2GO भी था, सेम सिमेट्री की ऑर्बिटल थी। तो अगर सेम सिमेट्री की ऑर्बिटल है, इसका मतलब सिंपल एक दूसरे से कन्वर्जन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। उसके लिए भी आयरन सुटेबल है। फिर हमने देखा कि आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव ले जा सकते हैं। ध्यान सुनो, एक्वस में क्या होता है, वाटर में क्या होता है +770, इसका मतलब +3 से +2 में कन्वर्ट होना क्या है, फिजिबल है, राइट। मतलब आयरन +3 का नेचर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन वही देखो आयरन रुब्रेडॉक्सिन में, फेरेडॉक्सिन में आयरन कैसा हो गया, रिड्यूसिंग। मतलब आयरन ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी काम कर सकता है, आयरन रिड्यूसिंग की तरह भी काम कर सकता है, और वो भी एक लंबी रेंज में, एक हाई वैल्यू से एक लो वैल्यू तक। इसका मतलब हम बहुत सारा चेंज इसमें कर सकते हैं बाई चेंजिंग लिगेंड्स। इतना वेरिएशन बाकी मेटल्स में नहीं होता, इसलिए आयरन सबसे ज़्यादा सुटेबल है बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए आयरन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा है। जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन, क्योंकि उसके पास ऐसे ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ढेर सारी बिहेवियर को, ढेर सारी चीज़ों को वो ऑपरेट कर सकता है, वहाँ पर काम कर सकता है। समझ में आया? इसलिए आयरन तो हम लिख सकते हैं, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से आयरन हमारी बॉडी में क्या है, सबसे ज़्यादा है। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज़, यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू these properties iron is most abundant transition metal in human body। बाकी सब में ऐसा बिहेवियर नहीं है, नहीं तो नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया होता। ठीक है, कॉपर से भी ज़्यादा है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर हमारी बॉडी में इसकी ज़्यादा एबंडेंट है, इसका मतलब हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा रिक्वायरमेंट, हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने अभी दो चीज़ें डिस्कस की, आयरन हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो क्यों है, और जो ज़्यादा होने का रीज़न, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने कर लिया। अब यहाँ से देखो, अब हम आगे बात करते हैं आयरन स्टोरेज की। आयरन स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र। तो पहले ह्यूमन बॉडी में बात कर लेंगे, उसके बाद लोअर ऑर्गेनिज्म में बात कर लेंगे। एंड ट्रांसपोर्ट। देखो ह्यूमन बॉडी में, तो पहले आपको ये समझ में आएगा कि
ह्यूमन बॉडी में पहले आप ये देखो ह्यूमन बॉडी में आयरन होता कितना है। ह्यूमन बॉडी में जनरली क्या होता है, इन ह्यूमन बॉडी या इन ह्यूमन आयरन लगभग होता है 3 to 5 ग्राम, राइट। वेरिएशन है, नियर अबाउट जो है 3 to 5 ग्राम, ठीक है, इतना ज़्यादा, या थोड़ा एक्सेस भी कर सकते हो आप। अब इनमें से जो है नियर अबाउट जो 60% होता है वो कहाँ यूज होता है, हीमोग्लोबिन में। लगभग जो 6% होता है वो कहाँ यूज होता है, मायोग्लोबिन में। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द आयरन हमारी बॉडी में जो है बेसिकली क्या है, वो हीमोग्लोबिन में, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। नियर अबाउट 13% जो होता है वो फेरिटिन। फेरिटिन क्या है, आयरन स्टोरेज प्रोटीन, आयरन स्टोरेज प्रोटीन है। एक और हमारे पास यहाँ पे है हीमोसिडेरिन, ये भी होती है, ये भी आयरन स्टोरेज प्रोटीन है। फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 0.2% जो है वो ट्रांसफेरिन में होता है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ आयरन इस फॉर्म में है। बाकी जो बचते हैं वो ढेर सारे एंजाइम के एक्टिव सेंटर पे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखो तो ज़्यादातर आयरन क्या होता है, इसको ट्रांसफर करने में लगता है। कहाँ भी यूज होता है, हीमोग्लोबिन में। उसके बाद मायोग्लोबिन में स्टोरेज देखो कितना है, नियर अबाउट 13। मतलब हमारी बॉडी में जितना आयरन है उसका 13% जो होता है वो स्टोर रहता है। किस फॉर्म में, वो फेरिटिन के फॉर्म में। 12% हमारा हीमोसिडेरिन के फॉर्म में होता है, राइट। ये हमारे इतना काम का नहीं, लेकिन ये हमारे ज़्यादा काम का है, ठीक है। और 0.2% जो है वो ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन क्या होता है, आयरन ट्रांसफर प्रोटीन, उसके फॉर्म में रहता है। अब आगे चलता है। अब देखो, अभी ये देखते हैं कि आयरन की कंसंट्रेशन जो है वो एक्चुअली में है कितनी, अर्थ क्रस्ट में है कितनी, राइट। देखो कैसे पता चलेगा ये, अगर आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखो आयरन हाइड्रोक्साइड का, तो ये लगभग आता है 10⁻⁻39। और इससे अगर कंसंट्रेशन निकालोगे ना आयरन +3 की एट pH 7, तो वो आएगी लगभग 10⁻18 मोल पर लीटर। मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक्वस मीडियम ले लो या अर्थ क्रस्ट ले लो, देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड, ध्यान सुनो मेरी बात, फेरिक हाइड्रोक्साइड वाटर में भी रहेगा और अर्थ क्रस्ट में भी रहेगा। अब जहाँ भी रहेगा वो आयरन की कंसंट्रेशन कितनी प्रोड्यूस करेगा, चाहे हम टेरेस्ट्रियल की बात कर ले या फिर हम एक्वाटिक लाइफ की बात कर लें, तो कितना आयरन है, इसका मतलब कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻18 मोल पर लीटर। लेकिन अगर आप सेल में देखो, सेल में जो कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग होती है 10⁻5 to 10⁻8 मोल पर लीटर, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या इसी को m लिख देते हैं हम, ठीक है, इतना मोलर। अब जरा देखो, जो आप जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, वहाँ आयरन की कंसंट्रेशन 10⁻18 है। जो सेल है उसके अंदर जो आयरन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻5 से 10⁻8 है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बाहर के इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कैसे हुआ होगा, ये तभी हो सकता है जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी एफिनिटी आयरन के लिए क्या हो, बहुत ज़्यादा, राइट। तो इसका मतलब आयरन को एक्सेप्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसफर, कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक सिस्टम होना चाहिए, तभी इतनी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है। दूसरा एक चीज़ और है, हमें इतनी, देखो 10⁻18 है, ये 10⁻5 to 10⁻8 है, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें चाहिए, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें चाहिए। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि हमारे पास आयरन स्टोर भी होना चाहिए, क्योंकि आयरन अगर स्टोर नहीं हुआ तो बाहर के इन्वायरमेंट में जहाँ पे है वहाँ तो आयरन की कंसंट्रेशन बहुत कम है और हमारी बॉडी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हम इतना आयरन तो जल्दी से ले भी नहीं सकते ना। इसीलिए हमको आयरन को ट्रांसपोर्ट करने की भी ज़रूरत, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी सिस्टम चाहिए, और दूसरा जो है आयरन को स्टोर करने के लिए भी सिस्टम चाहिए। ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी इसलिए है बिकॉज आयरन की कंसंट्रेशन जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत कम है। हमारी बॉडी को आयरन बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं हुआ तो उतना आयरन हमारी बॉडी को मिलेगा ही नहीं। कहने का मतलब हम लोग आयरन डिफिशिएंट हो जाएंगे और हमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, राइट। दूसरा एक चीज़ और है, अगर आप इतनी से किसी चीज़ को अगर आप ये सिस्टम लेते हो तो आयरन को ट्रांसपोर्ट भी करना होगा बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। क्यों,
इसका सिंपल से मतलब ये हो ना कि आयरन की, देखो सिंपल से इसका मतलब ये है कि pH 7 पे इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, इसका मतलब आयरन की सॉल्युबिलिटी क्या है, आयरन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। यही तो मतलब हुआ। जब आप KSP का यहाँ आयरन ये मोलैरिटी दी हमने इस स्टेज पे 10 की पावर माइनस, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास आप पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर आप लेते हो तो उसमें इसकी कंसंट्रेशन इतनी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं हुआ जो स्पेसिफिकली आयरन को ही कैप्चर करे, उसके बाद ले जाकर उसको सप्लाई करे, तो क्या उतनी सप्लाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। समझने की कोशिश करो, एक सिंपल सी बात है, बाहर के इन्वायरमेंट में आयरन कम है, हमें आयरन ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब आयरन को जो लाने वाला सिस्टम होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो आयरन को जल्दी से पकड़े, उसकी एफिनिटी आयरन के लिए बहुत ज़्यादा हो तो आयरन को लाके हमें दे। फिर सिर्फ वो ये काम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कितना ज़्यादा आयरन लाके हमें देगा, तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम और होना चाहिए जो आयरन को स्टोर करके भी रखे, जिससे हमें जब भी जरूरत हो तुरंत ही हम क्या करें, जहाँ भी आयरन की नीड है, जैसे मेनली कहाँ हीमोग्लोबिन यूज होता है, मायोग्लोबिन यूज होता है, वहाँ पे हम सप्लाई कर दें उसको। ठीक है, इसीलिए हमारे पास आयरन ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी सिस्टम है और आयरन स्टोर करने के लिए भी सिस्टम है, वो भी उनकी एफिनिटी आयरन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी सिस्टम या बाकी मेटल आयंस के केस में इतना कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो बाहर उनकी कंसंट्रेशन इनके कंपैरिजन में ज़्यादा, राइट। दूसरा, उनकी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ना तो इतनी उन्हें स्टोर करने की ज़रूरत है, ना तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो, हम पढ़ते हैं आयरन स्टोरेज प्रोटीन। पहले आयरन स्टोरेज प्रोटीन, ठीक। तो हम पढ़ते हैं आयरन स्टोरेज प्रोटीन क्या है, फेरिटिन। ह्यूमन बॉडी में आयरन को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, फेरिटिन के फॉर्म में। अब ध्यान से एक चीज़ सुनते जाना, फेरिटिन की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर फेरिटिन की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है तभी आप बता सकते हो कि आयरन जल्दी से स्टोर भी होता है और आयरन जल्दी से रिलीज भी होता है। अगर आयरन जल्दी से स्टोर नहीं हुआ तो भी आयरन आप स्टोर नहीं कर पाओगे। आयरन अगर जल्दी से रिलीज नहीं हुआ तो बॉडी को आयरन की जब भी सप्लाई की ज़रूरत होगी तो आयरन की सप्लाई जितनी चाहिए उतनी हो भी नहीं पाएगी। तो आप अभी देखना कि आयरन के अराउंड जो अरेंजमेंट है ना, वो ऐसा बनाया गया है कि आयरन जल्दी से एक्युमुलेट भी हो जाता है हो और आयरन जल्दी से बाहर निकल भी जाता हो। देखो, फेरिटिन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एपोफेरिटिन और एक होता है आयरन कोर। ये सिंपल क्या है, ये प्रोटीन यूनिट है और यहाँ पे आयरन होता है, राइट। आयरन यहाँ किस फॉर्म में है, ध्यान से देखो, आयरन इज प्रेजेंट इन +3 फॉर्म और क्या होगा, हाई स्पिन, मतलब ये D5 हाई स्पिन सिस्टम है। और आप जानते हो D5 हाई स्पिन सिस्टम क्या होता है, लेबाइल। क्यों लेबाइल है पता है? ये लेबाइल इसीलिए है कि जब भी आयरन की ज़रूरत हो तो आयरन यहाँ से जल्दी से रिलीज हो जाए। क्योंकि अगर लेबाइल नहीं हुआ तो आयरन अपने जो चारों तरफ के लिगेंड उनको हटाएगा क्या? नहीं। क्या किसी दूसरी सिस्टम से जुड़ने की उसकी टेंडेंसी होगी? नहीं, राइट। तो हाई स्पिन होने से सिंपल ये है कि एक्सचेंज की जो रेट है वो फास्टर है, इसलिए बॉडी में जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो जल्दी से बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। या फिर ये ऐसे समझ लो, हमें आयरन को स्टोर करना है, तो आयरन तो स्टोर होने का मतलब ये हुआ कि जब आयरन मान लो कहीं से आ रहा है तो उसके साथ कोई दूसरा लिगेंड लगा होगा। आयरन अगर यहाँ पे आके स्टोर होगा तो उसके पास कोई दूसरा सिस्टम होगा या दूसरी सराउंडिंग्स होगी। तो अगर वो अपनी सराउंडिंग को हटाएगा जल्दी से तभी तो दूसरी वाली से जुड़ेगा, मतलब लिगेंड को जल्दी से एक्सचेंज करना चाहिए ना, तभी तो आके स्टोर होगा वो। और एक्सचेंज जब जल्दी तभी करता है जब सिस्टम क्या होता है, लेबाइल। तो आयरन का लेबाइल होना जरूरी है। लेबाइल क्यों है? क्योंकि +3 फॉर्म में, +3 फॉर्म हाई स्पिन क्या होता है, लेबाइल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, राइट। लिगेंड्स क्या होते हैं? अब आपको पता है कि लो स्पिन अगर होगा तो लिगेंड्स क्या होने चाहिए, वीक लिगेंड्स। और दूसरा देखो, ये कैसा एलिमेंट है, ये कैसा आयन है, हार्ड। तो लिगेंड क्या होने चाहिए, हार्ड डोनर लिगेंड। और हार्ड डोनर लिगेंड बेसिकली क्या होते हैं, ऑक्साइड। यहाँ पर साथ में हाइड्रोक्साइड और फॉस्फेट भी होता है। ये काम क्या करता है, ये लोग इस आयरन कोर को प्रोटीन वाले सिस्टम से जोड़ते हैं, राइट। हेल्प टू इंटरैक्ट या बाइंड, ऐसे लिख सकते हो,
हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ आयरन विद एपोफेरेटिन। देखो ये आपको रटना नहीं है, ठीक है, समझ लो यहाँ से। आयरन +3 में है, राइट, ठीक है, आयरन +3 में हाई स्पिन स्टेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखो हाई स्पिन स्टेट से सिंपल फायदा यही है कि लेबाइल है, इसका मतलब ये जल्दी से स्टोर भी होगा और जब भी जरूरत होगी जल्दी से हट भी जाएगा, ठीक है। इसलिए एपोफेरेटिन क्या है, इसमें 24 सब यूनिट्स होती हैं। हर एक सब यूनिट्स क्या है, हर एक सब यूनिट जो है पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट, मतलब प्रोटीन की चेन है जिनमें 24 यूनिट हैं, ठीक है। और हर एक यूनिट में क्या है, 2 एंड होते हैं, एक इसको N बोला जाता है, एक को E बोला जाता है। N का मतलब है पोलर एंड्स और E को बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर एंड्स। ये एक प्रोटीन सब यूनिट है, ठीक है, प्रोटीन सब यूनिट है एक, जिनमें 2 एंड है, एक पोलर एंड है, एक नॉन पोलर। नॉन पोलर एंड का मतलब क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है, और जो ये वाला है ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है। देखो है कैसे इसमें, ये हमारे पास ये एपोफेरेटिन ऐसे एपोफेरेटिन है और यहाँ पर आयरन +3 फॉर्म में है, यहीं पे साथ में इसके साथ हाइड्रोक्साइड भी है, साथ में फॉस्फेट भी है और ऑक्साइड से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे है। ये जो हमारे पास प्रोटीन है इसमें देखो और थोड़ा देखते हैं इसमें, ये नॉन पोलर, ये पोलर एंड, ये नॉन पोलर एंड। अब देखो ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये तीनों हाइड्रोफोबिक एंड मिल गए, यहाँ पर एक और मिलेगा, यहाँ पे ऐसे 4 मान लेते हैं, 4 मिलके यहाँ पर एक चैनल क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक चैनल, हाइड्रोफोबिक चैनल, राइट। मतलब जो हर एक प्रोटीन सब यूनिट है उनमें 4 यूनिट का एक जो उसका नॉन पोलर एंड है वो आपस में मिलके एक चैनल क्रिएट करता है, मतलब 4 लोग मिल गए, 1 2 3 4 और बीच में एक चैनल क्रिएट हो गया। जो चैनल उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोफोबिक चैनल। अब जरा देखो इसका नंबर कितना होना चाहिए, हमारे पास टोटल सब यूनिट्स कितनी है, 24। एक हाइड्रोफोबिक चैनल बन रहा है 4 ई से, तो 24 से कितना बनेगा, 6। भाई एक को बनाने के लिए 4 चाहिए ना, तो इसका मतलब 24 से कितना बनेगा, 6। तो टोटल हाइड्रोफोबिक चैनल का मतलब कितना है, 6 हाइड्रोफोबिक चैनल हो गया। और यहाँ पे देखो ऐसे 3 सब यूनिट मिलती हैं आपस में और यहाँ पर क्या बनाती है, हाइड्रोफिलिक चैनल। हाइड्रोफिलिक चैनल। अब हाइड्रोफिलिक चैनल का नंबर कितना होगा, 3 यूनिट मिलके 1 बनाती है, तो 24 यूनिट मिलके कितनी बनाएगी, सॉरी 3 यूनिट मिलके 1 बनाती है ना, तो 24 सब यूनिट मिलके कितनी बनाएगी, 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये याद रखना, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 8 हाइड्रोफिलिक चैनल, ठीक है। आयरन जो है, ऐसा बोला जाता है कि आयरन यहाँ से इंटर करता है, या एंट्री ऑफ आयरन होती है हाइड्रोफिलिक चैनल से, और यहाँ से जो होता है एग्जिट ऑफ आयरन होता है। मतलब जो हमारे पास एपोप्रोटीन है, जो एक्सेस बाद में आयरन आएगा वो आता कहाँ से, हाइड्रोफोबिक चैनल से आएगा, वो निकले किससे का, वो हाइड्रोफिलिक चैनल से निकलेगा, सॉरी हाइड्रोफिलिक चैनल से आता है और हाइड्रोफोबिक चैनल से निकलता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो आयरन की कंसंट्रेशन है देखो कितनी है, ध्यान सुनो, यहाँ जो आयरन की कंसंट्रेशन है वो है अप्रॉक्सीमेटली 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये पता है लगभग कितना है, नियर अबाउट 10⁻16 टाइम्स ग्रेटर देन कंसंट्रेशन इन सेल। मतलब सेल में कंसंट्रेशन कितनी थी, लगभग 10⁻⁻5 to 10⁻⁸, राइट, इतना ज़्यादा,
ठीक है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक। या सिंपल लिख सकते हो इसको यहाँ पे कि वेरी हाई कंसंट्रेशन, वेरी हाई कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सेल, ठीक। तो जो आयरन जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ पर आयरन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब थोड़ा फेरिटिन का एडवांटेज समझो। देखो फेरिटिन में क्या है, आयरन +3 फॉर्म में आयरन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाई स्पिन स्टेट है, लेवाइल सिस्टम है। लेवाइल होना क्यों जरूरी है, जिससे वो जल्दी से आके जुड़े भी, जो कोई दूसरा लिगेंड आए तो जल्दी से रिप्लेस करके वो बाहर भी निकल जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो लो स्पिन हो गया, वो इनर्ट हो गया, तो सिंपल सी बात है आयरन को स्टोर करने का फ़ायदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमें आयरन की ज़रूरत होगी तो आयरन तो निकलेगा ही नहीं बाहर। जब निकलेगा ही नहीं बाहर तो फिर आयरन को स्टोर करने का मतलब क्या हुआ? तो समझने की कोशिश करो आप, ये कॉन्सेप्चुअल है। आयरन क्यों हाई स्पिन, उसका रीज़न ही यही है कि अगर वो हाई स्पिन होगा तब भी वो जल्दी से बाहर निकलेगा वहाँ से, ठीक है। मतलब अभी पर्टिकुलर स्टेट में स्टेबल है, लेकिन दूसरा लिगेंड जब आएगा तो ये लिगेंड जल्दी से रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा जुड़ गया फिर बाहर निकल गया, ठीक है। इसलिए हाई स्पिन जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये क्या होता है, लो स्पिन हो सकता था। तो हाई स्पिन क्यों जरूरी है? क्योंकि इसे ट्रांसफ़र भी करना है, इसे जाना भी है यहाँ से और जल्दी से होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है। अब देखो एक चीज़ और है, जैसे हमारे पास फेरिटिन था ना, इसी तरह एक और होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हीमोसिडेरिन, राइट। इसमें भी जो होता है हीमोसिडेरिन में क्या होगा, आयरन कोर प्लस प्रोटीन। जो प्रोटीन यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं एपोसिडेरिन। बट ध्यान से सुनो, ये कोई बहुत ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया नहीं है, राइट। मतलब जितना हमारे लिए फेरिटिन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ ये बेसिकली होगा कहाँ? अब देखो ध्यान से सुनो इसके बारे में। इट इज लेस कैरेक्टराइज्ड, और ये बहुत काम की नहीं है हमारे, मतलब ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल रूटीन का पार्ट है, राइट, ठीक है। और बनती कैसे है? इट इज फाउंड टू बी जनरेटेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ फेरिटिन। मतलब ये नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू नहीं बनता, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। डिस्ट्रक्शन ऑफ फेरिटिन मतलब ये जो आयरन को स्टोर करने वाली ये सिस्टम है, जो नॉर्मल पाथवे आयरन का स्टोर करने का होता है कि बॉडी में हमने आयरन लिया, फिर उसके बाद वो आयरन +3 आया, वो फेरिटिन में स्टोर हो गया, वो इस तरह नहीं है। ये सिंपली क्या है, ये जो फेरिटिन वाला पोर्शन है वो जब डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो उससे जनरेट होता है, राइट। इट इज या इट हैज आयरन, ऐसे लिख सकते हो। चीज़ समझना, देखो बेसिक चीज़ है। जनरली क्या होता है, कभी कभी जब जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, इससे क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, इर्रेगुलर मेटाबॉलिज्म होती है आयरन की, मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। जब बॉडी में जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो उसकी वजह से जो आयरन की मेटाबॉलिज्म, मतलब आयरन का स्टोरेज, ट्रांसफ़र, उसका कंजम्पशन, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, राइट। देन इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। कुल मिला के वही है जो फेरिटिन के फॉर्म में है ना, वो फेरिटिन डिस्टर्ब होने लगता है, टूटने लगता है। देन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोसिडेरिन इंक्रीजेज, बढ़ने लगती है। और आप जान लो कि ये काम की नहीं है, ये आयरन सप्लाई करने का काम इसके पास नहीं है, ठीक है। ये समझ लो कि ये एक डिसएडवांटेज है, राइट, बॉडी में। इसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है, लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड ब्रॉन्ज डायबिटीज। ब्रॉन्ज डायबिटीज क्यों? क्योंकि जो पिगमेंट होता है ना वो ब्रॉन्ज कलर का होने लगता है। जो पिगमेंट कलर जो होगा ना ब्रॉन्ज कलर का होने, तो क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉन्ज डायबिटीज। बस इसके बारे में इतना ध्यान रखना कि बॉडी में ये भी है
लेकिन ये वो नहीं है जो एक्चुअली में फेरेटिन है। ये मतलब क्या, डिसऑर्डर से क्रिएट होती है, हमारे काम की नहीं है इतनी। लेकिन हीमोसाइडिन का नाम है, तब ध्यान रखना कि आयरन को इस फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि ये हमारे लिए उतनी इफिशिएंट नहीं है, ये हमारे लिए नॉर्मल प्रोसेस से बनने वाली नहीं है, जैसे हमारे लिए कौन सी होती है, फेरेटिन होती है। तो हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है, फेरेटिन पे करना है। बट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कभी नाम है तो आपको पता रहे हाँ ये भी होता है, इसलिए मैंने देखो कंसंट्रेशन में पीछे लिखा है नियर अबाउट 12% होता है इस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी कौन सा है, फेरेटिन वाला। ये तो हो गई आयरन स्टोरेज की बात। अब हम बात करते हैं आयरन ट्रांसफ़र की। आयरन ट्रांसफर प्रोटीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरिन। अच्छा एक चीज़ देखो ध्यान से, एक ध्यान सुनो। आयरन की बॉडी में हमें ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक, हमने आयरन स्टोर कर लिया बाहर से ले आके, ठीक है। अब अगर हमें आयरन को बॉडी में सप्लाई करना है तो हमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन क्यों चाहिए। आयरन को ऐसे छोड़ देते हैं कि रिलीज हो, उसके बाद जहाँ जहाँ जरूरत आयरन चला जाए, जैसे, या फिर नॉर्मल कोई कॉम्प्लेक्स बना ले, उसके साथ ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करके जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पहुँच जाए, जैसे जिंक के साथ होता है, या फिर बाकी मेटल के साथ। बाकी मेटल में आपको होता है जैसे क्रोमियम है या फिर जो मोलिब्डेनम है, वो सब पता है, क्रोमेट, मोलिब्डेट, ये सब क्या होते हैं, ब्लड प्लाज्मा के साथ ही चले जाते हैं, इनको कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं चाहिए होती है। या जिंक है, वो नॉर्मल काइंड ऑफ प्रोटीन के साथ बाइंड होकर ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है बॉडी में जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। आयरन के साथ ऐसा नहीं है। आयरन को बहुत ही इफेक्टिव काइंड ऑफ प्रोटीन चाहिए, मतलब उसे स्टोर करना तो ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन चाहिए, जबकि बाकी मेटल में ऐसी ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा है पता है, समझो। देखो ऐसा इसलिए होगा, एक सिंपल सी बात है, मान लो आपको ये बोला जाए कि एक पर्सन कोई है, उसको ले जाके वहाँ तक छोड़ाओ, उसके कई सारे रीज़न होंगे। पहला रीज़न तो ये है कि उसको रास्ता ना पता हो, दूसरा ये है कि वो भटक जाएगा, राइट। तीसरा ये, जिस रास्ते पे आप भेज रहे हो वो रास्ता उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो आपको किसी को उसके साथ भेजना पड़ेगा। ये सारी दिक्कतें आयरन के साथ हैं। देखो क्या क्या है, ध्यान सुनो यहाँ पे। प्रॉपर्टीज, पहले थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्चुअल बताता हूँ। प्रॉपर्टीज दैट आर ऐसे, properties that decide transport of transition metal ions are as follows। मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन को अगर एक जगह दूसरे ट्रांसफर करना है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो डिसाइड करती है कि इसका ट्रांसफर कैसे होगा, नॉर्मल पाथवे से होगा या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक तरीका चाहिए। मेरा मतलब सिंपल ये है कि अगर हमें किसी भी एक मेटल आयन को किसी स्टोर्ड जगह से या बॉडी में किसी एक जगह से दूसरी जगह का ले जाना है, तो क्या वो नॉर्मल तरीके से जा सकता है या फिर उसके लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम चाहिए। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो डिसाइड करेंगे कि स्पेसिफिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या फिर वो नॉर्मल तरीके से जा सकता है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिडॉक्स केमिस्ट्री। ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ये रिडॉक्स केमिस्ट्री। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज़ रिडॉक्स एक्टिव हुआ, मतलब उसकी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें हैं अगर उनसे उसकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो मतलब जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे आयरन को बिना किसी स्पेसिफिक प्रिकॉशन के एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहिए? नहीं। क्यों? अब मान लो आपने उसको भेजा कि भैया वहाँ पे जाइए, आयरन वहाँ पे जा रहा है, किसी नॉर्मल लिगेंड के साथ जुड़ के वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो बीच में मिल गया किसी लोगों के साथ, वो रिडॉक्स एक्टिव है, उसकी मतलब एक स्टेट से दूसरे में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तुरंत ही रिएक्शन कर लिया किसी से। अब रिएक्शन कर लेगा तो आगे जा पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब ऐसे सिस्टम को हमें बचा के ले जाना है, राइट। अब ध्यान से सुनो, आयरन +3 की जो एक्टिविटी है, रिडॉक्स एक्टिविटी, इट वेरी मच फॉर ऑक्सीजन, इसके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन अदर मेटल्स में, वाइल फॉर अदर ट्रांजिशन मेटल्स
इट इज नॉट, मतलब जितना जल्दी से आयरन +3 से +2 में जाता है, +2 से +3 में जाता है, ऑक्सीजन को देख के उतना बाकी लोग नहीं जाते। जैसे जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, राइट, मोलिब्डेनम हो गया, वेनेडियम हो गया, इवन कॉपर हो गया, इसकी एफिनिटी इतनी नहीं है। ठीक है, खुद से सोचो, कॉपर की एफिनिटी अगर ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन में आयरन की जगह कॉपर क्यों नहीं होता? आप खुद से सोच लो ना कि अगर कॉपर इतना अच्छा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता तो हमारी बॉडी में आयरन की जगह कॉपर क्यों नहीं है? राइट, इसका मतलब आयरन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है। तो अगर आप आयरन को खुले में छोड़ दोगे ऐसे कि भैया तुम आराम से जाओ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाओ, तो आपको लगता है पहुंच पाएगा? वो कभी नहीं पहुंचेगा, वो रास्ते में रिएक्शन कर ले कुछ और कर लेगा। इसीलिए आयरन को हमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन की ज़रूरत है जो उसको आयरन को ऐसे बचाए कि वो किसी से रिएक्शन ना कर पाए। इसीलिए आयरन के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर प्रोटीन है, बाकी के लिए ऐसा कोई है, लेकिन जैसे कॉपर के लिए है सेलोप्लाज्मिन है या सीरम एल्ब्यूमिन है, लेकिन बाकी सिस्टम के लिए ऐसा नहीं। बाकी लोग नॉर्मल लिगेंड के साथ जुड़ के भाग जाते हैं, जैसे जिंक है नॉर्मल प्रोटीन के साथ भाग गया। कुछ लोग तो बिना किसी के सहारे के भाग जाते हैं, मतलब भागने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन आयरन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसकी रिडॉक्स केमिस्ट्री ज़्यादा है, तो जल्दी से किसी के साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। दूसरा पैरामीटर देखो, हाइड्रोलिसिस। तीसरा जो है वो क्या है? इनसॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इनसॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ से ये दोनों का मतलब सेम निकलेगा। देखो ध्यान से, अभी हमने देखा था कि जो आयरन की KSP हमने देखा था ना, आयरन के लिए कितना था? 10⁻⁻39, राइट। कंसंट्रेशन कितनी निकाली थी? 10⁻⁻8। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻18 मोलर। लेकिन अगर बाकी फॉर अदर्स ट्रांजिशन मेटल ये लगभग 10⁸ है। मतलब समझो यहाँ से क्या पता लगता है आपको? ये कंसंट्रेशन बहुत कम है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कम है। ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब बाकी अदर ट्रांजिशन मेटल की जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है क्या हो ज़्यादा। इसका मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में लोग ज़्यादा सॉल्युबल हैं, राइट। ये तो मतलब हुआ। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर ज़्यादा सॉल्युबल हैं, तो जब हमें किसी बाहर आउटर इन्वायरमेंट से आयरन को लेना होगा तो हम उसे आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बाहर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। तो मान लो एक्वस मीडियम की बात करें, सॉल्बिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमें कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं चाहिए कि उसको पकड़ के भैया हमारे पास ले आओ। दूसरा, मान लो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जो हमारे पास मीडियम है उसमें वो सॉल्युबल ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या उतनी कंसंट्रेशन वहाँ प्रोवाइड कर पाएगा? एक तो पहले बचा के रखना है क्योंकि रिडॉक्स इनएक्टिव है। दूसरा, सॉल्युबिलिटी भी इसकी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से नॉर्मल ब्लड के थ्रू जो नॉर्मल जो वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है कि उसकी थ्रू ये जो है वहाँ तक पहुँच पाएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन जब आप रिलीज होगा उसमें तो कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगी। तो जितनी हमें सप्लाई चाहिए आयरन की बॉडी के लिए, उतनी सप्लाई वो एक्चुअल डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाएगा। किसके केस में? आयरन केस में। बाकी सबके केस में ऐसा नहीं है। बाकी सबके केस में एक तो ज़रूरत कम है, दूसरा इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है। आयरन के केस में ज़रूरत ज़्यादा है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या है वो कम है। बाकी लोग ऑक्सीजन के प्रति उतना लगाव नहीं दिखाते कि हम जल्दी से आएंगे, रिएक्शन कर लेंगे, कुछ और कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं शो करते। आयरन के साथ ऐसा नहीं है। आयरन बहुत उतावला रहता है किससे रिएक्शन करने के लिए? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो क्या कर सकता है? उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर सकता है, फिर रेडिकल पता नहीं क्या क्या करेगा। इसलिए आयरन के लिए एक अलग तरह से केज चाहिए, एक पूरा सिस्टम चाहिए जो आयरन को इन सब चीज़ों से बचा के रखे। उसका काम क्या होगा? उसका काम ये होगा कि आयरन को प्रोटेक्ट करके रखे कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर पाए, नहीं तो आयरन ख़त्म, वहाँ जहाँ जरूरत हो आयरन मिलेगा ही नहीं। सेकंड, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है तो वो सिस्टम ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो मीडियम हमारे पास है, जिस मीडियम के थ्रू ट्रेवलिंग हो रही है, जिस मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आयरन की सप्लाई हो रही है, उस मीडियम में सॉल्युबल रहे। तो हमें ऐसा सिस्टम एक चाहिए होता है जिसको बचा के भी रखे, और ऐसा सिस्टम होता है जो आयरन की सॉल्युबिलिटी को भी बढ़ा दे। वो ज़रूरी है, तभी आयरन की सप्लाई हो पाएगी, नहीं आयरन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसके साथ जो प्रॉब्लम है, एक तो रिडक्स एक्टिविटीज़ की बहुत है, दूसरा यह है कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कम होने की वजह से ये सॉल्युबल है नहीं। इसलिए इसके लिए एक अलग तरह से सिस्टम डिफाइन किया जाता है, या इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ या
एक अलग तरह से हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की, बाकी मेटल के लिए ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब ह्यूमन बॉडी में अगर देखें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरिन, राइट, ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक को बोलते हो आप लैक्टो ट्रांसफेरिन, ओवा ट्रांसफेरिन, सीरम ट्रांसफेरिन। राइट, लैक्टो ट्रांसफेरिन कहाँ होता है, ये होता है इन मदर मिल्क्स, राइट, ये कहाँ होता है, इन एग वाइट, ये कहाँ होता है, इन ब्लड प्लाज्मा। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा काम इस पे हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि बाकी जो हमारे पास वो वाली उनका काम क्या है, ये क्या काम करता है। देखो आते हैं इस पे, इसमें क्या है, सीरम ट्रांसफेरिन, इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन फ्रॉम साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन of RBCs to site of biosynthesis of RBC मेनली, ठीक है। देखो समझो, अब होता है ना आरबीसी जो होती है ना, उसका एक लाइफ साइकिल होता है 120 डेज, उसके बाद वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, फिर से आयरन जो है कहाँ जाता है, बोन मैरो में जाएगा, फिर से वहाँ पर सिंथेसिस होती है किसकी, उसके बाद सिंथेसिस किसकी, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी, फिर आरबीसी के साथ फिर से ब्लड धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता रहता है वो, ठीक है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जो ब्लड हमारे पास अभी हो जीवन भर चलता रहेगा, 120 दिन बाद आरबीसी खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर नई आरबीसी, जब आरबीसी खत्म हो जाएगी ना तो आयरन रिलीज होगा, ये क्या करता है, उस आयरन को ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है बोन मैरो तक, बोन मैरो में जब पहुंचेगा तो वहाँ फिर से आरबीसी की सिंथेसिस होगी, फिर उसके बाद फिर ब्लड प्लाज्मा में आएगा, फिर 120 दिन रहेगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये काम है, तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जहाँ पर आरबीसी डिग्रेड हो रही है ना, वहाँ से आयरन को पिकअप करे, आयरन को ले जाए कहाँ, बोन मैरो में, वहाँ फिर से आरबीसी की सिंथेसिस होगी, मतलब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, फिर उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में फिर से आएगा, फिर से ऑक्सीजन सप्लाई का काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही काम करता, बाकी जहाँ जरूरत होती है वहाँ ले जाता है, लेकिन मेनली काम ये क्यों, हमने पहले ही बताया था ना कि 65% कहाँ है आयरन, 65% आयरन तो हीमोग्लोबिन में है, तो इसका मतलब मेन काम तो वही करेगा ना, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से आयरन को पकड़ के दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक। देखो इस ट्रांसफेरिन में ध्यान सुनना, आयरन जो है किस तरह प्रेजेंट होता है, आयरन इज प्रेजेंट एज आयरन 3 D5 हाई स्पिन। पता है हाई स्पिन क्यों जरूरी है, हाई स्पिन इसलिए जरूरी है कि अगर हाई स्पिन ये नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, एक्सचेंज के टाइम पे जल्दी से क्या करेगा, रिलीज नहीं करेगा ना, क्योंकि रेट ऑफ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। देखो दो चीज़ों में फ़र्क जानो आप, जब मैं बोलता हूँ ना कि आयरन की रिलीज करने का मतलब है कि आयरन का जल्दी से निकलना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ अनस्टेबल है, दो तरह की स्टेबिलिटी होती है, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी, दूसरा होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखोगे यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर अराउंड या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन 3+, वो कितना है, वो 6 है, मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है, तो हाई स्पिन है और साथ में ये है। अब देखो यहाँ पर जो भी यहाँ पे लिगेंड है सारे के सारे क्या है, हार्ड डोनर, हार्ड क्यों, क्योंकि आयरन 3+ क्या है, हार्ड। तो देखते हैं इधर, इधर आयरन 3+, ये हमारी क्या है, इसको बोलते हैं एपो ट्रांसफेरिन, एपो ट्रांसफेरिन, ठीक है। तो यहाँ जुड़ा है एक ये इमिडाजोल के नाइट्रोजन से, राइट,
2 यहाँ पे टायरोसिन के ऑक्सीजन से, उसके बाद यहाँ पर, और यहाँ पर 2 यहाँ पर है कार्बोनेट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो इधर 4 स्पीसीज हैं उनके साथ ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आयरन 3+ को ट्रांसफरेंस सप्लाई करेगा, मतलब जहाँ पर उसे रिलीज करना है, तो ध्यान रखो क्योंकि सारे के सारे डोनर एटम क्या है, हार्ड, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ये थर्मोडायनेमिकली क्या है, स्टेबल, राइट। अब जब इसको रिलीज करना होगा, जब जहाँ पे रिलीज करना होगा तो आयरन 3+ तो रिलीज करेगा नहीं, मतलब देखो यहाँ से आयरन 3+ यहाँ से रिलीज नहीं होगा। क्यों रिलीज नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर क्या है, हार्ड डोनर एटम है। तो इसको हमें कन्वर्ट किस में करना होगा, आयरन 2+ को। तो जब रिलीज करेंगे ना तो आयरन 3+ को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करना होगा, आयरन 2+ में, राइट। और ये आयरन 2+ क्या हो जाएगा, जब आयरन 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रिलीज कर दिया जाएगा। क्यों रिलीज हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ जो डोनर एटम है सारे के सारे क्या है, हार्ड, जबकि आयरन 2+ जो है उतना हार्ड नहीं है। जब आयरन 2+ में होगा देन इट इज रिलीज्ड बाय ट्रांसफेरिन, ठीक है। सेम इसी तरह जब ट्रांसफेरिन जो है आयरन को कैप्चर करता है, तो क्योंकि ट्रांसफेरिन में जो हमारे पास डोनर लिगैंड है, एपोप्रोटीन में जो डोनर लिगैंड है, सारे के सारे क्या है, हार्ड। तो जब उसको कैप्चर करता है तो उस समय भी उसको आयरन 3+ में होना चाहिए। मतलब ट्रांसफेरिन जब कैप्चर करेगा, ट्रांसफेरिन बाइंड्स टू आयरन 3+, नॉट आयरन 2+, राइट। तो ट्रांसपोर्ट के समय पे क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट आयरन वाया ट्रांसफेरिन, it should be in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मान लो आयरन +2 में है, तो +2 को किस में कन्वर्ट करना होगा, +3 में पहले। तो +2 से इसको कन्वर्ट करना होता है किस में, +3 में, तभी ये ट्रांसफेरेंस को बाइंड करेगा, राइट। ये कहाँ जाएगा फिर, ट्रांसफेरेंस को बाइंड करेगा, ट्रांसफेरिन इसको बाइंड करेगा। और ऑक्सीडेशन का काम कौन कराता है यहाँ पर, सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन क्या है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, सेरुलोप्लाज्मिन। अब समझने की कोशिश करो, देखो मान लो आयरन 2+ जो आरबीसीज हमारी डैमेज हुई, वहाँ से आयरन 2+ रिलीज हुआ। अब उसको ले जाना है हमें कहाँ, बोन मैरो में, फिर से वहाँ पे आरबीसी क्या करना है, सिंथेसाइज करना है, राइट। अब ध्यान सुनो, अब जो आयरन 2+ है उसको ट्रांसफेरिन तो बाइंड करेगा नहीं। ट्रांसफेरिन बाइंड क्यों नहीं करता, क्योंकि ट्रांसफेरिन के पास जो डोनर लिगैंड्स है क्या है, वो हार्ड। तो उसको कन्वर्ट किस में करना होगा, +3 में। तो वो कन्वर्ट कौन +3 में करता है, सेरुलोप्लाज्मिन। मान लो सेरुलोप्लाज्मिन फंक्शन, ये क्या है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, राइट। ये है अभी मैं थोड़ी देर में इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है, कॉपर का स्टोरेज भी करता है और कॉपर का ये ट्रांसफ़र भी करता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो अगर सेरुलोप्लाज्मिन मान लो ना हो या कॉपर की डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में, अगर बॉडी में कॉपर की डिफिशियंसी हो जाए, इसका मतलब सेरुलोप्लाज्मिन नहीं होगा या सेरुलोप्लाज्मिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो आयरन 2+ का आयरन 3+ से जो ऑक्सीडेशन है वो हैम्पर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डैमेज्ड आरबीसी के थ्रू रिलीज आयरन है वो रिसाइकल्ड होकर बोन मैरो में नहीं पहुंचेगा, जहाँ पर आरबीसी की क्या है, सिंथेसिस हो रही है। इसका सिंपल से मतलब है, अगर आरबीसी सिंथेसाइज नहीं होगी या हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं होगा, सिंपल सी बात, आयरन 2+ ही अगर नहीं हुआ तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन तो कम हो गई। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एनीमिया, राइट। तो इसलिए जब कभी बोला जाए कि कॉपर की डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है तो इस वजह से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ, ऐसे लिखते हैं, ड्यू टू दिस
बिहेवियर या एक्टिविटी, ड्यू टू दिस एक्टिविटी डिफिशियंसी ऑफ कॉपर ऑल्सो लीड्स टू एनीमिया। तो लॉजिक मैंने आपको समझा दिया क्यों कॉपर की डिफिशियंसी से एनीमिया होता है, क्योंकि कॉपर की डिफिशियंसी अगर हो गई तो सेलुलोप्लाज्मिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, राइट। तो कॉपर ही नहीं रहेगा तो प्रोटीन की तो बात जाने दीजिए आप, ठीक है। तो आयरन 2+ का जो +3 में ऑक्सीडेशन होता है वो हैम्पर हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो आयरन 2+ जो है, या आयरन जो है पूरी तरह से रिसाइकल नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर वो नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, राइट। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो हैम्पर्ड हो जाएगी। इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, एनीमिया। इसीलिए बोला जाता है कि जब कॉपर की डिफिशियंसी होती है तब भी एनीमिया हो जाता है। वो क्यों होता है, इस वजह से, ठीक है। तो इतनी बातें जो है हमें ध्यान रखनी है किसके बारे में, ट्रांसफेरिन के बारे में। और ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, हाई स्पिन में क्यों रखा गया है, क्योंकि देखो हाई स्पिन में होने से ना ये जल्दी से रिलीज होगा, राइट। जितना हाई स्पिन में होगा, आपको पता है हाई स्पिन वाले सिस्टम क्या होते हैं, लेवाइल कंपेरिजन टू लो स्पिन के, इसलिए दोनों केस में उसको हाई स्पिन रखा गया है। क्यों रखा गया है, जिससे हाई स्पिन का मतलब है जल्दी से क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट भी हो जाएगा और जल्दी से रिलीज भी हो जाएगा। ये चाहिए भी हमें, पता लगा हम लो स्पिन में रख लें तो इसका मतलब क्या है, ना तो एक्यूमुलेशन जल्दी से हो रहा है, ना तो स्टोर जल्दी से हो रहा है, ना तो कहीं ट्रांसफर जल्दी से हो रहा है, मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो जब आयरन 2+ हाई स्पिन में आता है तो जल्दी से रिलीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाई स्पिन आयरन 2+ क्या होता है, काइनेटिकली लेवाइल। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि हाई स्पिन में क्यों है। हाई स्पिन इसलिए है कि जब हटने की बारी वहाँ से आए तो जल्दी से रिलीज हो जाए। मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूँ। मान लो, देखो इधर, मान लो कि आयरन 2+ जो है वो आयरन 3+ जो है, या जो आयरन हमारा सिस्टम है वो हाई स्पिन नहीं होता, लो स्पिन होता। अगर लो स्पिन होता ना तो आयरन 2+ को जब रिलीज होना होता तो रिलीज तो होता, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन डोनर एटम जो है, ऐसे समझो, ये है ट्रांसफेरिन में आयरन 3+, किसके साथ है, ये हाइड्रोजन डोनर के साथ, राइट। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया आयरन 2+ में, ये हाइड्रोजन डोनर अब भी है, तो ये इस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम हुई है, राइट। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम हुई है, इसका मतलब इसको ये लोग बाइंड नहीं करना चाहेंगे। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या हो गई है, कम, ठीक है। अगर ये हाई स्पिन रहा ना तो ये फास्ट रिलीज होगा यहाँ से, ये लेवाइल भी होगा। अगर हाई स्पिन रहता क्या होगा, काइनेटिकली लेवाइल होगा, तो जल्दी से रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर लो स्पिन रहा ये, तो ये काइनेटिकली क्या होगा, इनर्ट। तो थर्मोडायनेमिकली भले स्टेबल है, लेकिन रिलीज जो होगा, जो वहाँ से सेंटर से हटेगा, ये वो धीरे धीरे हटेगा। हटेगा तो वही थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है रिएक्शन होगी, काइनेटिक्स का मतलब होता है कितनी जल्दी होगी या कितनी स्लो होगी, कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी। तो अगर लो स्पिन रहेगा ना तो रिलीज होगा जरूर इसका, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली तो अनस्टेबल है, हटेगा तो वही, लेकिन धीरे धीरे हटेगा। अब इतना धीरे धीरे हटेगा कि हमें आयरन की सप्लाई चाहिए। जो सिस्टम इसको छोड़ने आया है वो 10 दिन लगा रहा है छोड़ने में, तो क्या हमें आयरन की सप्लाई प्रॉपर मिल पाएगी, नहीं। इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है या जो स्टोरेज प्रोटीन है, वहाँ दोनों जगह पे क्या होता है, हाई स्पिन स्टेट में। हाई स्पिन से फ़ायदा यही है कि जल्दी से स्टोर भी हो जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन भी फास्ट होता है, राइट। और उसके बाद जब रिलीज होना होगा तो भी क्या हो जाएगा, फास्ट। इसी को तो लिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हायर ऑर्गेनिज्म में या हम लोगों में, राइट, ह्यूमन में। हम बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में, राइट। लोअर ऑर्गेनिज्म में ये काम कौन करता है, सिडरोफोर्स। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सिडरोफोर्स के बारे में, ठीक है। ये सिंपल क्या है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, आयरन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, आयरन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन लोअर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हमने दो नाम लिखे थे पहले, लैक्टोफेरेटिन। लैक्टोफेरेटिन बेसिकली लैक्टोफेरिन, राइट। वो क्या था जो हमने लिखा था पहले, ओवा ट्रांसफेरिन और लैक्टो ट्रांसफेरिन। वो बेसिकली क्या होता है, लैक्टो ट्रांसफेरिन मदर मिल्क में होता है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी होता है उसके जो मदर मिल्क होता है उसमें जो होता है लैक्टोफेरेटिन, लैक्टो ट्रांसफेरिन होता है, राइट। वो क्या करता है, लैक्टोफेरिन या लैक्टो ट्रांसफेरिन,
उसकी जो ऑक्सीजन कैप्चर करने की कैपेबिलिटी होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए क्या करता है वो, आयरन डिफिशियंसी जो भी, अगर कोई बैक्टीरियम मान लो बच्चे को इन्फेक्ट करता है तो क्या करता है, उसके आयरन को कैप्चर कर लेता है वो। अगर आयरन को कैप्चर कर लेगा तो जो बैक्टीरियम है उसमें आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, इसका मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल क्या है, इन्फेक्शन से बचाता है। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम तक मदर्स का मिल्क देना चाहिए। वही लॉजिक है, एक लॉजिक वो भी है, बाकी लॉजिक और भी होंगे, एक लॉजिक ये भी है, राइट। और जो ओवा ट्रांसफेरिन होता है किसमें होता है, एग वाइट, राइट। तो एग वाइट में होता है तो वो भी क्या करता है, वो भी अगर कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो क्या करेगा वो, उससे बैक्टीरिया से क्या करता है, आयरन को क्या करता है, वहाँ से आयरन को कैप्चर कर लेता है। आयरन कैप्चर करेगा तो बैक्टीरियम में आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो उसकी ग्रोथ जो है क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कुल मिला के क्या है, वो भी इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म। अब बेसिकली यहाँ पे हमें पढ़ना है किसके बारे में, सिडरोफोर्स के बारे में। दोनों काम ये करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी और स्टोरेज भी। देखो एक चीज़ समझते हैं पहले, लोअर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ले लेते हैं या और ले लेते हैं हम लोग। देखो एक्वस मीडियम में क्या होता है, इन एक्वस मीडियम आयरन क्या होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, और उसके लिए KSP क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻39। तो अगर आप मोलर कंसंट्रेशन निकालोगे आयरन 3+ की यहाँ से, तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 10⁻18 मोलर, राइट। जबकि सेल के अंदर जो होती है, सेल के अंदर जो आयरन कंसंट्रेशन होती है, इन सेल आयरन 3+ की कंसंट्रेशन नियर अबाउट 10⁻5 to 10⁻8 मोलर। अब खुद से सोचो आप कि जिस इन्वायरमेंट में है वहाँ कंसंट्रेशन इतनी है, राइट, और हमारी सेल के अंदर जो रिक्वायरमेंट हमें इतनी है, ठीक है। तो क्या हमें आयरन नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू, नॉर्मल प्रोसेस जैसे डिफ्यूजन मतलब बॉडी के थ्रू जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चला जाए, या ऐसे समझ लो कि डिफ्यूजन के थ्रू क्या हमें आयरन प्रॉपर मिल सकता है, या आयरन की सफिशिएंट सप्लाई मिल सकती है, नहीं मिल सकती, क्योंकि हमें चाहिए ज़्यादा, बाहर कितना है इन्वायरमेंट में कम है। अब अगर ये तो बात हुई एक्वस मीडियम की, राइट। अगर अर्थ सरफेस की बात करें, ऑन अर्थ सरफेस, अब यहाँ तो सॉलिड फॉर्म में, यहाँ तो लिक्विड फॉर्म में होगा नहीं, राइट। आयरन 3+ एग्जिस्ट एज सॉलिड या इनसॉल्युबल आयरन हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड, इस फॉर्म में। अब इससे भी सॉलिड से कहाँ ले जाएंगे, यहाँ से भी नहीं मिलने वाला। और स्पेशली कब, अगर मान लो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई कंसंट्रेशन, राइट, या मेजॉरिटी जो है इसी फॉर्म में रहता है, स्पेशली इन बेसिक सॉइल्स। इसका मतलब है यहाँ से भी आयरन नहीं मिलने वाला, ठीक। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, जहाँ पर बेसिक सॉइल होती है वहाँ पर फार्मर्स को ये सजेस्ट किया जाता है, जैसे यहाँ से तो थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, मान लो यहाँ से तो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, ठीक है, इनसॉल्युबल है। बेसिक सॉइल में तो आपको पता है, बेसिक सॉइल का मतलब सिंपल है, OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादातर जो आयरन होगा वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई प्लांट ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब आयरन तो उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ऐसी जगह पे जहाँ पर बेसिक सॉइल्स है वहाँ पर फार्मर को ये एडवाइस किया जाता है कि वो लोग क्या करें, वो लोग अलग से आयरन की सप्लाई दें, नहीं तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, राइट। अलग से आयरन सप्लाई मतलब आयरन का कॉम्प्लेक्स, जैसे आयरन 2+ का EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स, राइट। एक जगह है फ्लोरिडा सिट्रस ग्रुप, वहाँ के फार्मर्स को ये बोला जाता है, राइट, कि वहाँ पे जो है वहाँ बेसिक सॉइल है, राइट। तो वहाँ के फार्मर्स को एडवाइस किया जाता है कि आप अगर कोई भी वहाँ पर कोई भी प्लांट लगाते हो या आपको कोई भी वहाँ पर फार्मिंग वाला काम करना है तो वहाँ पे आपको एक्सेस जो है मतलब अलग से जो है आयरन की सप्लाई आपको दी जाती है। तो जनरली वो लोग क्या करते हैं, आयरन का EDTA के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है वो देते हैं, जिससे आयरन की सफिशिएंट सप्लाई प्लांट को मिलती रहे। नहीं देंगे तो नॉर्मल कंडीशन में अब ये समझो कि अर्थ सरफेस उन्हें कोई भी आयरन नहीं मिलने वाला, क्योंकि सारा का सारा आयरन क्या है, अर्थ सरफेस पे इस फॉर्म में रहता है। कब, जब बेसिक सॉइल होती है। नॉर्मल कंडीशन में भी होता है लेकिन बेसिक सॉइल में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब खुद सोचो आप, अर्थ सरफेस से मिलना नहीं कुछ, एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या है, कम। जिसका मतलब ये लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि आयरन को इफेक्टिवली क्या करे, कैप्चर करे, राइट। मतलब ढूंढ ढूंढ के पकड़े, कम कंसंट्रेशन लेकिन जहाँ भी दिशा है उसको बहुत पकड़ के लेके आए। तो क्या करते हैं ये लोग, खासकर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, राइट,
in order to fulfill iron 3 plus most iron 3 plus fulfill the need of iron 3 plus most aerobic organism releases a special chelating ligand called siderophores, राइट। और इनके पास क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है ये इन्वायरमेंट में इनको रिलीज करते हैं। ये काम क्या करते हैं, आयरन को कैप्चर करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, राइट। तो सिडेरोफोर्स आर रिलीज्ड इन इन्वायरमेंट, right, they capture iron 3 plus and transport it through cell wall, right। अब देखो सिंपल सी बात, आयरन प्लस 3 है, आयरन प्लस 3 कैसा होता है, हार्ड। तो जो भी चिलेटिंग लिगेंड होगा उसमें जो डोनर लिगेंड होगा क्या होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। तो जो आयरन बॉन्डिंग मोइटी होती है, इसमें यहाँ लिख देते हैं हम आयरन 3 प्लस बाइंडिंग मोइटीज इन सिडेरोफोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह की आयरन बॉन्डिंग मोइटीज होती है, राइट। एक होता है हाइड्रोक्समेट, एक देखो ऐसे है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो O माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्समेट। और एक होता है कैटेकोलेट। दोनों के केस में देख लीजिए, डोनर एटम क्या है, हार्ड डोनर एटम। कैटेकॉल होता है ना, कैटेकोलेट मोइटी, कैटेकोलेट है, हाइड्रोक्समेट है, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी एक ही होता है, मतलब जैसे मान लो हमारे पास कैटेगरी है, तो एक में क्या हो गया, सिर्फ कैटेकोलेट मोइटी है, और या एक में क्या होगा, हाइड्रोक्समेट मोइटी है। कभी कभी कुछ में क्या होता है कि दोनों की दोनों मोइटी हो जाती हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग तरह के उस पर। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों में क्या है, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, राइट। और यहाँ भी दोनों जो डोनर एटम क्या है, हार्ड। तो सिंपल सी बात है, आयरन प्लस 3 को कैप्चर करना है तो हार्ड डोनर एटम चाहिए, और इसी वजह से इनकी एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जो आयरन कंटेनिंग सिडेरोफोर्स होते हैं, राइट, वो बेसिकली कलर्ड होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर होता है, राइट। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आयरन बियरिंग सिडेरोफोर्स आर कलर्ड, राइट। कैसा कलर है, मैं यहाँ कलर लिख रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसे याद रखो, रेड ब्राउन कलर। इंपॉर्टेंट ये है कि कलर आता क्यों है। तो देखो, अब सिंपल सी बात है, आयरन प्लस 3 मैंने बताया था हाई स्पिन में होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट जनरली यहाँ पर भी वही ऑक्टाहेड्रल होता है, तो मान लेते हैं ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट। तो सिंपल बात है, आयरन 3 प्लस, ये क्या है, D5 हाई स्पिन, और D5 हाई स्पिन अगर होगा तो ऐसे कुछ होगा। तो DD ट्रांजिशन तो क्या है इसमें, DD ट्रांजिशन क्या है इसमें, फॉरबिडन, राइट। दोनों फॉरबिडन है, लेपोर्टे भी फॉरबिडन है, क्योंकि DD ट्रांजिशन इसलिए लेपोर्टे फॉरबिडन, और स्पिन फॉरबिडन है क्योंकि ये हाई स्पिन है। इतना तो आपको पता होगा कि ये स्पिन फॉरबिडन क्यों है, राइट। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आप ट्रांजिशन कराते हैं तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 5/2। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर होगा तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा,
तो यहाँ स्पिन हमारी चेंज हो गई, एस कितना हो गया हमारा 3/2, तो डेल्टा एस जो हमारा 0 नहीं है, यहाँ समझ सकते हो। बाकी आप टर्म सिंबल के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है 6s है, और 6s जैसी मतलब उस तरह की स्पिन वाली कोई अपर एक्साइटेड स्टेट नहीं है इसकी, ठीक। तो इसका मतलब इस वजह से कलर तो नहीं आने वाला, राइट। अगर ये नहीं है इसका मतलब इसकी वजह से कलर नहीं आएगा। तो कलर किस वजह से आएगा, कलर इज ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, राइट। कहाँ से, जो O- है वहाँ से कहाँ होगा, आयरन 3+, ठीक है। तो LMCT की वजह से कलर आता है। कैसा कलर आता है, रेडिश ब्राउन। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, सिडरोक्रोम्स। क्रोम्स का मतलब कलर होता है, राइट। ड्यू टू देयर कलर या ड्यू टू कलर they are also called, see siderophores are also called siderochromes, ठीक है। अब जो है सिडरोफोर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, राइट। सिडरोफोर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिडरोफोर्स को यहाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं हम लोग फेरिक्रोम्स, एक को बोलते हैं हम लोग फेरिऑक्सामिन, राइट, और एक को बोलते हैं हम लोग इंटेरोबैक्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या है कि इन दोनों में कंटेन हाइड्रोक्समेट मोइटी, हाइड्रोक्समेट मोइटी, और जो इंटेरोबैक्टिन इसमें कौन सी होती है, कैटाकोलेट मोइटी, कैटाकोलेट मोइटी। तो अगर हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन दे, देखो ये सारे के सारे साइक्लिक है, ठीक है, सॉरी ये सारे के सारे क्या है, चीलेटिंग लिगेंड है, राइट। तो हम सिंपल रिप्रेजेंट, और बड़ी साइज होती है इनकी, तो वो सब हम नहीं करने जा रहे हैं, हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं आपको कैसे ये लोग जुड़ते होंगे। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोक्समेट दिखाते हैं पहले, यहाँ पर NO-, तो मान लो यहाँ पर आयरन 3+ है ऐसे, फिर इधर और जो इन्वायरमेंट जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, ऑक्टाइडल, दो भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ऐसे ऐसे इधर, राइट। ये सिंपल क्या है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेरिऑक्सिन, और ये ठीक है। तो ये इसके लिए है ऐसे, कैसा इन्वायरमेंट है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ ध्यान रखना, देखो लिख देता हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन 6, ज्योमेट्री अराउंड आयरन ऑक्टाहेड्रल, और हाई स्पिन तो रहेगा ही, और आयरन किस फॉर्म में है, हाई स्पिन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कैटेकोलेट में, ऐसे O-, यहाँ आयरन 3+ है, इधर इधर हो गया ऐसे, O-, इधर इधर, ऐसा, ये हो गया हमारे पास कैटेकोलेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ भी सेम हुई सारी चीज़ें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, आयरन +3 क्या होगा, हाई स्पिन। एक चीज़ देखो, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना मोर स्टेबल होगा वो, कंपैरिजन टू इनके, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, लेस स्टेबल है। कंपैरिजन में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेबल, लेकिन कंपैरिजन अगर करोगे तो ये वाला मोर स्टेबल, ये वाला क्या है, लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों के दोनों क्या है, एनाइनिक है, दोनों पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक न्यूट्रल, एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी चार्ज चीज होगी ना, उसको स्टेबलाइज ज़्यादा कौन करेगा, जो चार्ज होगा। जैसे आयरन पे +3 चार्ज है, तो उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, वो ऑक्सीजन करेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज सिस्टम पे आएगा, उसको स्टेबलाइज उतना ज़्यादा नेगेटिव सिस्टम करेगा। तो इसलिए जो इंटेरोबैक्टिन का कॉम्प्लेक्स बनता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेरिजन टू किसके, चाहे वो फेरिक्रोम्स हो या फिर फेरिऑक्सामिन्स हो, राइट। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप कि जो इंटेरोबैक्टिन के केस में इंटेरो, ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं मैं,
complexes of enterobactin with iron 3+ are more stable than complexes of ferrioxamine और फेरिक्रोम्स विद आयरन 3+। वैसे देख लो यहाँ पर जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज अगर हम निकालें आयरन 3++2 किसके लिए, इंटेरोबैक्टिन के लिए, मतलब जब इनका इंटेरोबैक्टिन से कॉम्प्लेक्स है तो ये वैल्यू लगभग आती है -0.75 वोल्ट, राइट। और यही वैल्यू अगर हम निकालें किसके लिए, फेरिक्रोम्स मान लेते हैं, राइट, आयरन 2+ फेरिक्रोम्स। तो फेरिक्रोम्स में ये वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, -0.40 वोल्ट। यहीं से आपको पता लग रहा होगा कि अगर आप +3 को रिड्यूस करना चाहोगे +2 में तो यहाँ इतना ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब इसके केस में +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत कम, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। इसके केस में देखो यहाँ पर इसके कंपेरिजन में क्या है, कम है। इसका मतलब अगर इसमें आप +3 से +2 में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ इसके कंपेरिजन में ईजिली +3 +2 में चला जाएगा। अब खुद से सोचो, जहाँ पर +3 ज़्यादा स्टेबल होगा क्या वो +2 में जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिव। और जहाँ पर कम स्टेबल होगा वहाँ +3 से +2 में जल्दी चला जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, लेस नेगेटिव। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये जो इंटेरोबैक्टिन के कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन 3+ विद फेरियोक्सामिन और फेरिक्रोम्स, राइट। और इसी हाई स्टेबिलिटी की वजह से सिड्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका यूज किया जाता है, वो क्या करता है, आयरन को कैप्चर कर लेता है। सिड्रोमाइसिन किस तरह से, वो एंटेरोबैक्टिन की तरह है, राइट। तो सिड्रोमाइसिन क्या करता है, आयरन +3 को स्ट्रांगली कैप्चर करेगा। अब एंटीबायोटिक अगर आयरन 3+ को कैप्चर करेगा तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है धीरे धीरे रुक जाएगी वो, या ब्लॉक हो जाएगी। कुल मिला के जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि देखो बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए आयरन चाहिए। तो ये लोग आयरन को स्ट्रांगली कैप्चर कर लेते हैं इन्वायरमेंट से। अगर कैप्चर कर लेंगे तो आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक। इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो एंटीबायोटिक की तरह काम कर सकता है। और सिड्रोमाइसिन हमने बताया जैसे कि वो उसके पास एंटीबायोटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये बात खत्म हुई आयरन स्टोरेज ट्रांसपोर्ट की, हायर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉपर स्टोरेज के बारे में और पढ़ेंगे हम मिटाइलोथायोनिन्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।